नमस्कार, मैं शिवम हाजिर हूँ एक बार फिर से आपका अपना खास कार्यक्रम लेके जिसका नाम है विजन यूपी। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी से सीसामऊ विधानसभा के विधायक भी हैं और चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। हम बात कर रहे हैं इरफान सोलंकी जी की। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम विजन यूपी में। धन्यवाद आपका। पहला सवाल इरफान जी, क्या कुछ विजन लेके चल रहे हैं इस बार चुनाव? देखिए, हमारा विज़न साफ है और हमारा विज़न सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी परिवार वाले हैं। सबसे बड़ी बात उनका परिवार है, माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल करा कि जो इंसान परिवार वाला होता है तो दूसरों के परिवार के लिए उसको चिंता होती है। उसको मालूम है जब औलाद भूखी होती है तो क्या दर्द होता है, जब ठंड लगती है, जब चीज़ें नहीं होती तो क्या एहसास होता है, और जब माँ बाप होते हैं और उनको लगता है कि मेरा बेटे पास नौकरी नहीं है तो क्या एहसास होता है। और यही विज़न है अखिलेश यादव जी ने। यही देखते हुए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 25 लाख करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी क्या ये प्रदेश, और उन्होंने ऐलान करा है कि ना किसी मुसलमान, ना किसी हिंदू, ना किसी जाति विशेष, पर पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर इंसान के जो बिजली के बिल हैं उन सब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने ऐलान करा है। साथ में जो समाजवादी पेंशन थी, जो पहले 12 से 17 तक जो 500 रुपये प्रति महीना मिलती थी, अब वो 1500 यानी 18,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगी। 300 यूनिट अगर आप ऐसे देखिए तो साल के लगभग 20 से 22,000 रुपये की बिजली आपको फ्री मिलेगी। हमारी बेटियों के लिए शादी का अनुदान 35,000 रुपये मिलेगा हर शादी में। जो बेटी हमारी जो बालिग हो जाती हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है, उनके लिए शादी का अनुदान 35,000 रुपये। वापस हमारे छात्रों के लिए खुशखबरी है, उनको अखिलेश जी जैसे 12 से 17 तक लैपटॉप दिया था, पर ये काम योगी जी ने रोक दिया था, तो वापस उन बच्चों को जो अब हाई स्कूल इंटर पास करेंगे उनको वापस लैपटॉप मिलेगा, कन्या विद्या धन मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और साथ में साथ एक जरिया बनाया अखिलेश यादव जी ने कि छोटे छोटे कारखाने जो लोग चलाते हैं, जिनका 500 यूनिट 600 यूनिट बिजली आती है, उनके लिए अखिलेश जी ने जो 200-300 यूनिट बिजली देने का वादा करा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कारखाने वाला जिसे बिजली का बिल 5,000 रुपये या 4,000 रुपये आ रहा हो, और उसका बिल जब 2,000 रुपये आने लगेगा, यानी 4,000 का आधा 2,000 हो गया, तो जब 2,000 आएगा तो उसकी कहीं ना कहीं 2,000 रुपये की सेविंग होगी। वो सेविंग अपने परिवार और अपने ऊपर खर्चा करेगा। ये अखिलेश जी का विज़न है और ये उनकी सोच है। लेकिन विपक्ष और सबसे खास विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, बिजली वाली जब बात आती तो वो ये कहते हैं कि साहब इनके शासनकाल में तो बिजली आती ही नहीं थी तो फ्री कैसे दें? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात कही। शासनकाल में बिजली आती नहीं थी तो वो जो रिकॉर्ड होते हैं, आप जाइएगा किसा जो कानपुर बिजली घर है, वो आपको खुद बताएगा कि अखिलेश यादव जी के दौर में कितनी बिजली आती थी, कितनी नहीं आती थी। बात करते हैं आपकी विधानसभा की। चूँकि आप 3 बार से विधायक हैं, पहली बार आपकी विधानसभा आर नगर हुआ करती थी, उसके बाद फिर 2 बार से सीसामऊ, और हर बार जो देखी गई खास बात वो ये कि आपका जो वोट जो आपको मिलते हैं उसका ग्राफ लगातार जो है बढ़ता गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल किया कि आर नगर वाले को आपको सीसामऊ भेज दिया और सीसामऊ से जो थे उनको आर नगर भेज दिया। क्या चुनाव लगता है आपको, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? नहीं, खेल तो बीजेपी बहुत साल से खेल रही है, कोई नया खेल नहीं है, कोई नई बात नहीं है। पिछले 25 साल से हम अल्हम्दुलिल्लाह विधायक हैं। 10 साल मेरे पिताजी रहे, 15 साल से हम हैं। तो ये 25 साल से 5 नए उम्मीदवार उन्होंने उतारे हमेशा। ये 6ठी बार चुनाव होने जा रहा है, ये 6था उम्मीदवार है उनका। तो ये जो सीसामऊ विधानसभा है, ये बीजेपी की आंखों की खिड़की बनी हुई है। पिछले चुनाव में योगी जी भी आए थे, स्वयं मोदी जी भी आए थे,
पर हमारी जो सीसामऊ की जनता है ये सेकुलर सोच की जनता है। शायद आपके पास हिसाब किताब होगा सीसामऊ का या नहीं भी हो सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ मात्र 75-80 हज़ार मुसलमान हैं 2,80,000 की लिस्ट में, और बाकी 2 लाख हमारा हिंदू भाई है जो तमाम बिरादरी से है, जाति से है। तो आप ऐसे समझ लीजिए मात्र 80,000 और 2 लाख, पर उसमें भी 25 साल से 20,000 से 15,000 वोटर की शक्ल में हिंदू भाई हमारे साथ है, और ये हमारी जीत में एक रीढ़ की हड्डी की तरह किरदार निभाता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो जाती है तो वो सीधा बैठ नहीं सकता है, गिर जाएगा। तो ये मेरी जीत में एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं हमारे हिंदू भाई, मुसलमान के साथ हिंदू भाई। और हमारे यहाँ हम का बहुत अच्छा एक चरण है। हम का मतलब हाथ से हिंदू, माँ से मुसलमान, ये दोनों भाई भरपूर हमें वोट देते हैं, क्योंकि हम अखिलेश यादव जी के चाहने वाले हैं। उनके नाम पे, उनके टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। हमारे वालिद मरहूम ने 10 साल जनता की सेवा करी, फिर हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी उनका नाम लेके आगे चल रहे हैं। और 15 साल से हमने किसी को, हिंदू भाइयों को कभी मुसलमानों से नहीं लड़ाया, मुसलमानों को हिंदू से नहीं लड़ाया। और ये बात आप दिखाएं ना दिखाएं, बताएं ना बताएं, मेरी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। इरफान जी, एक चीज़ मैं आपके क्षेत्र में था, दिन भर सुबह से हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन सलील बिश्नोई से भी मेरी बातचीत हुई। क्षेत्रीय जनता में एक चीज़ तो मैंने देखी आपके प्रति जो सकारात्मक चीज़ दिखाई दी, वो ये कि उन्होंने कहा कि साहब ये मंदिर भी बनाते हैं और क्रिश्चियंस का चर्च भी अगर होता है तो वहाँ पर भी ये ध्यान देते हैं, और सारी चीज़ों को आप एक जो सेकुलर चीज़ जो है उसको आप लेकर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या सामने आई, सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। जो मलिन बस्ती है, जो मतलब ऐसे है जहाँ पर काफ़ी छोटी जात के जो लोग रहते हैं, वहाँ पर उनको सीवर की एक समस्या दिखाई दी। और दूसरा सीसामऊ नाला, जो आपकी जो मकरावटगंज की जो साइड का जो पानी जब आता है तो वो रोड पूरा भर जाता है। इतना लंबा समय से आप हैं यहाँ पर, इसमें क्या कोई आपको लगता है कि मतलब आपने प्रयास किया, आप सफल नहीं हो पाए, या मतलब क्या कमी रह गई? आपको जानकारी गलत मिली है जी। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से जब जाइएगा, अब तो रात हो गई, आप सवेरे जाइएगा। हुआ ऐसा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, जिन्होंने अटल जी के नाम पे जो घाट बना है उनका शिलान्यास करा था, और उनका पैर भी फिसल गया था। वीडियो आपने भी देखा होगा, ना देखा तो हमें बताना, मैं देखूँ जी। वही है सीसामऊ नाला। तो इन्होंने क्या करा, योगी जी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाना चाहते थे कि उनके काम में कोई दिक्कत हो रही हो, तो उन्होंने उन नालों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मोदी जी आए, स्टीमर में घूमे और गंगा जी का जो भी उन्होंने पूजा अर्चना करी, क्योंकि आस्था का विषय है। मेरी भी वही आस्था के लिए प्रतीक है। जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो हमारे हिंदू भाई मंदिर जाते हैं, सब एक ही है, राम रहीम अल्लाह ईश्वर सब एक ही हैं। फिर उसके बाद क्योंकि उन्होंने आरन फारन में काम करे थे, फिर मोदी जी चले गए, चुनाव भी हो गया, जीत भी है। उसके बाद बजरिया एक इलाका है, मैं चाहूँगा आप जाए ना ज़रूर, थाना बजरिया के पास, जो उन्होंने एक वहाँ पे नमामि गंगे का एक प्लान बनाया पानी रोकने के लिए। जब पानी वहाँ से निकलता है तो 4 खानों से निकलना चाहिए, उन्होंने एक ही खाने से निकलना चालू करा, जिसकी वजह से आपको याद होगा, खैर हो सकता ना भी याद हो, हम इंसान है, भूलने की आदत है। वीआईपी रोड पे घुटनों तक पानी भर गया था पावर हाउस के पास, जिसमें मेरा तो भी वीडियो भी आया था। मैंने उस बरसात में नगर आयुक्त साहब को और एडीएम सिटी को बुला के वहीं पे हम सब लोग वहाँ गए थे। तो ये हुआ कि नाले सब बंद हैं, फिर आनन फानन में नाले सब खोले गए, सब बोरे लगे थे उनको हटाया गया। खैर पानी वापस उन्होंने गंदा साफ जैसा कहिए निकाला गया। वापस आते हैं बजरिया के पास, तो बजरिया के पास जो जो स्तूपर बनाया है, तो बजरिया से पहले आता है आपका चमनगंज, चमनगंज से पहले आता है मूलगंज, मूलगंज से एक रास्ता लातूस रोड होते हुए जा रहा है अफीम को थी।
अफीम कोती से रास्ता निकलता है मूलगंज, माफ़ करिएगा, गोविंद नगर की तरफ। ये आपको नहीं बताया होगा किसी ने। तो जो घंटाघर की तरफ से और जो लातू स्रोत की तरफ से पानी आता है, उसको लातू स्रोत से घूम जाना चाहिए था अफीम कोती, और अफीम कोती से सीधे जो है पांडु नदी की तरफ जाना चाहिए था। तो इन्होंने उसको डाइवर्ट नहीं करा और जोड़ दिया आपके सीधे यहाँ पे बहराइच के पानी में। इसकी वजह से वहाँ पे पानी बहुत दिक्कत हुआ, पानी भरने लग गया। पिछले 6 महीने पहले हमने जब जल निगम और सबको बुलाया और उसका नक्शा निकाल के देखा, तो उसमें ये एक बहुत मेजर गई है, बहुत मेजर माइनर की जो डिफेक्ट था वो ये था। फिर उसमें हमने काम कराया। अब इंशाल्लाह रहमान जब पानी बरसेगा तो पानी वहाँ नहीं भरेगा, पहली बार। फिर आपने मरीन बस्तियों में सीवर लाइन की बात कही। मरीन बस्ती, छोटी बस्ती, जो आपने खुद ही कहा, यानी गरीब लोग हैं। अब गरीब अपना घर बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब कोई ताजमहल नहीं बना रहा, कोई 100 मंजिल इमारत नहीं बना रहा है कि उसको बुनियाद जो 20 फुट की डालनी है। आप समझिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उनका बेस, वो तो ईंटें ऐसे ही खड़े करते हैं, अपनी झोपड़ी बना ली कहीं पे, इसी तरह से रहते हैं। अब अगर वहाँ पे आप खुदाई करेंगे 3-3 फुट 10-10 फुट नीचे, तो ज़मीन खिसकेगी, अल्लाह ना करे वो गिर जाए। क्योंकि एक नया पुरवा है, आप जाना, हम तो सच के साथ कह रहे हैं, नया पुरवा भी हरिजन बस्ती है। वहाँ पे उन्होंने 1 फुट नीचे ही अपनी बुनियाद रखी, अपना मकान बना ले, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तो जाना नहीं था, कहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर का मकान था। अनुभव कहते हैं ना, गलती से अनुभव होता है, फिर अनुभव होने के बाद गलती नहीं होती, सीख मिली। तो जब खुदाई करी तो उनके मकान में दरार पड़ने लग गए। अरे ये क्या हुआ, डर गए सब लोग। तो पता चला बुनियाद ही नहीं है, तो फिर काम रोक के किसी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद की जाए कि चूंकि आप बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। हमने वहाँ पे छोटी लाइन डलवा के पानी, अच्छा फिर गलियाँ जो हैं, पहले जो मकान, आपका मकान ले लीजिए या आपके पड़ोस में ले लीजिए, पहले 100 गज या 200 के मकान में एक फैमिली रहा करती थी, 200 गज में। आज 200 गज में अपार्टमेंट बन जाते हैं, और उस अपार्टमेंट में एक फ्लोर में 4 फ्लैट बनते हैं। 5 मंजिल का बना तो 20 फ्लैट हो गए, और 20 फ्लैट में अगर एक परिवार में 5 आदमी भी जोड़ लीजिए तो कितने हो गए, 100 आदमी हो गए। 100 आदमी वही 200 गज में आ गए, जहाँ पहले 5 आदमी रहते थे। तो ऐसे में सीवर लाइन और उसको बनने को लेके मामले चौक होते चले यार। मतलब संदेश जो है, चूंकि इतना डीपली लोग जा नहीं पाते, उनको ऊपरी ऊपरी समस्या दिखाई देती है, और शायद वो समझ उस चीज़ों को, बेसिक जो समस्या समझ नहीं पाते। जानते हैं, और वो भी ये भी जानते हैं कि उनके विधायक यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसका हल भी निकालते रहते हैं, और इसीलिए वो हमें विधायक भी बना रहे हैं। इरफान जी, एक आपकी खास बात और देखी जाती है कि आप मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और लोग ये कहते हैं कि आपका जितना सरल स्वभाव है उतनी जल्दी आपको आवेश भी आ जाता है, और ख़ास तौर से जब अधिकारियों किसे अगर कोई आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, जैसे कि एक मामला IAS का भी आया था, रितु महेश्वरी वाला, तो आपको नहीं लगता कि आपकी इससे कोई इमेज में सकारात्मक या नकारात्मक कैसा प्रभाव जाता है? देखिए ऐसा है कि आपको वोट कौन दे रहा है, आम जनता दे। आम जनता। तो जो रितु महेश्वरी जी का आपने नाम लिया, तो उन्होंने मेरे घर की बिजली का बिल नहीं काटा था, और ना ही मेरे घर की बिजली का चलान हुआ था, और साथ में पुलिस वालों को भी आप जोड़ सकते हैं। एक आम जनता, ये बात रितु महेश्वरी 10 साल पुरानी बात है, 2010 की बात है। ऐसे कई मुद्दे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, इसलिए मैंने 10 साल कहा, 10 साल पहले और आज भी गरीबों के लिए तो 500 बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने 35,000 रुपये का बिजली का बिल चालान काट दिया, उनका चोरी का। मालूम था पूरा। तो अब उनकी बात हम लोग लेके गए। अच्छा, महिला अधिकारी थी, तो हो सकता है नई नई IAS बनी। आवेश ये वैसे भी आता आपको, या फिर? नहीं, देखिए ऐसा है ना, आवेश होना, आप जनता के लिए हो रहे हैं तो जनता एप्रिशिएट कर रही है। अगर यही झगड़ा मेरा पर्सनल होता, मेरे घर से बिजली का बिल होता या मेरा चालान होता, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं, और ना आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो लड़ाई जनता के लिए, इसीलिए तो जनता आपके साथ है। जब भी तो लंबे लंबे कतार में वोट देती। पहला चुनाव हम लड़े, हमें 37,000 वोट मिला। दूसरा चुनाव लड़े, हमें 57,000 वोट मिला। तीसरा चुनाव लड़े, हमें 77,000 वोट मिला। तो आपके लिए आदमी निकल के जा रहा है। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा
1 घंटे का इंटरव्यू, आधे घंटे का इंटरव्यू, आप आए, आपने सेटअप करा, आपके बॉस ने या आप स्वयं बॉस हैं, जो भी है, आपने मन बनाया, अपना पूरा टीम सेटअप करा, चलना है, सफ़र तय करा, प्लानिंग करनी पड़ती कोई भी चीज़। करते हैं, फिर उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है और टाइम इज़ मनी। आदमी के किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी को खामखा अपना टाइम दे है। और अगर घंटे भाई कोई भी अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बेगम, अपने बच्चों के साथ जाके आपको वोट दे रहा है, इसका मतलब वो आपको प्यार करता है। अब 75,000 या 77,000 लोग हैं, तो 77,000 तो कार्यकर्ता मेरे शीशमों में नहीं है। लाजमी चलो उसमें 100 होंगे, 200 होंगे, 1,000 होंगे, बाकी जो 76,000 है वो तो आम जनता है ना। वो आम जनता है जो अपनी माताओं को, अपनी बेगम को, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, चलो यार हाजी जी को वोट देना है। तो ये मेरे लिए एपिसोड वाली बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात सहमत भी हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन इरफान जी, आप युवा हैं और मुझे लगता है कि आपके ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो भी युवा ही होंगे। आज की जो नफ़रत भरी राजनीति है, मतलब अब तो स्थिति यहाँ तक हो गई है कि विरोध के चक्कर में लोग मतलब कोई किसी भी सीमा को लांघने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ युवाओं की। क्या संदेश जाता है उन युवाओं में राजनीति को लेकर के? और वही युवा कहे जाते हैं हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे प्रदेश के भविष्य हैं। क्या इसके लिए कोई पहल आपको नहीं लगता कि युवाओं को मैसेज नकारात्मक ना जा करके उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक अवसरवादी होते हैं जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचते हैं, और एक होते हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। जो अवसरवादी लोग होते हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को तरक्की की बुनियादी पे देखना चाहते हैं, और जब वो फेल होने लगते हैं तो एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। आज हम हैं, आप हैं, हम लोग रिलायंस हुए, टाटा अंबानी हुए, जो भी हुए, सोचते हैं बहुत बड़े आदमी, और हैं वास्तव में हैं, पर उसके पीछे उनकी बरसों की मेहनत है। आप माशाल्लाह एक चैनल लिए, आप भी सोचते हैं कि आपका चैनल आज तक की तरह, और बड़े एक कंपैरिजन बता रहे हैं, पर उसके लिए आपको उतना ही लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। आज तक मुझे याद है, पहले हफ्ते में सिर्फ इतवार 9-10 बजे आता था, फिर इतवार को नहीं आता, फिर कहते अब मिलेंगे सोमवार को, फिर 24 घंटे हुआ, धीरे धीरे आज कोई भी चीज़ धीमे धीमे ही प्रगति कर। अब जो नौजवान हैं, अब नौजवान जो हैं, जो अवसरवादी हैं, वो भूल जाते हैं कि अवसर मेहनत करने से ही मिलता है। और जो सेकुलर लोग हैं, जिसका उदाहरण हम खुद बैठे हैं, हमारी विधानसभा में ऐसा नहीं है ऐसे बुजुर्ग रहते हैं, नौजवान भी हैं, नौजवान बहनें भी हैं हमारी। के पास तो युवाओं का अच्छा खासा समर्थक रहता है। बिल्कुल है, वो सेकुलर सोच के भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो वो समाज को आगे ले जाने के लिए आपसे जुड़े हैं, आपके साथ हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि मतलब चूंकि जिसको हम आदर्श मानते हैं या जिससे हम अप्रिसिएट होते हैं, तो उसके जैसे हम बनना भी चाहते हैं। लेकिन जो माहौल चल रहा है उसमें तो केवल और केवल नफरत दिखाई देती है चारों तरफ। नहीं, देखिए, जो माहौल में बह जाते हैं, वो कहते हैं ना, तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो तूफानों से डर जाते हैं तो अपनी कश्ती कैसे पार करेंगे? तो ये तो है ही, ज़माने का दौर है, पर समझदार बच्चे बहुत हैं, समझते भी हैं। एक सवाल यूपी के चुनाव को लेकर कर लेते हैं आपसे कि यूपी का चुनाव हो और दलित, ओबीसी, जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये सब अगर ना आए तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा है यूपी का। क्या विकास के मुद्दे ज़रूरी हैं या फिर हिंदू मुस्लिम ज़रूरी है? नहीं, देखिए, ये मुद्दे उठाने वाली एक विशेष पार्टी है, जातिवाद, और माने अखिलेश यादव जी सिर्फ विकास के मुद्दे उठाते हैं। तो जो जिनकी फितरत बन चुकी है, जिनकी आदत हो चुकी है ऐसी बातें करने की, तो आप उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। पर हाँ, वहीं पे एक युवा हृदय सम्राट, इसी पार्टी को तो पहल करनी पड़ेगी। आप बता तो रहे हैं आपने, यहीं पे हमारे युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी हैं। वो कभी जात पात की बात नहीं करते। उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली फ्री दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको लैपटॉप दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहनें हैं जो विधवा हो गई, ये तलाक हो गई या किसी कारण से असमर्थ हैं, उनको मैं 1500 रुपये महीना दूंगा। हमारी बच्ची हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी भी बिरादरी की हो, जब उनकी शादी होगी तो शादी के लिए 35,000 रुपये का अनुदान देंगे। तो ये तो अखिलेश जी की सोच है, और विशेष पार्टी की सोच है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो सब उनका काम है। मतलब कुल मिला के नुकसान जो है वो आम जनता का ही होता है। नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होता। मतलब मैसेज तो गलत जाता ही है ना। अब वो उनको सोचना चाहिए, जनता को उसी पार्टियों का साथ छोड़ देना। एक आखिरी सवाल, क्या अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं
और क्या कुछ खास पहल रहने वाली है इस बार और क्या क्या प्राथमिकता रहे? इस बार चुनाव हम नहीं, हम सब जीतेंगे। अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास के काम हुए थे, इंशाअल्लाह रहमान इस बार 2 गुना काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे इरफान सोलंकी जी, जो पूरी बेबाकी से अपने सारे जो हमने सवाल उनसे पूछे उसके वो जवाब दे रहे थे। हमने बात उनसे आम जनता की भी करी और ख़ास तौर से जो राजनीति का जो ग्राफ लगातार एक गिरता जा रहा है, हम कह सकते हैं नफ़रत भरी राजनीति जो हमको देखने को मिल रही है, उसको लेकर के हम सवाल तो कर सकते हैं जनप्रतिनिधियों से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम जनता को भी थोड़ा सा जागरूक और सजग होने की आवश्यकता है। मैं 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करूंगा कि आम जनता को भी आगे आने की ज़रूरत है, आम जनता को भी आगे आने की ज़रूरत है, सोई हुई जनता को जागने की ज़रूरत है। नफ़रत भरी इस राजनीति से दूर रहने के लिए आपको भी आगे बढ़कर देश के नवनिर्माण के लिए आगे आने की ज़रूरत है। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।